अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लास्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर का डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 10 एंड दैट इज़ जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। जब हम जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लेंस स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ लेंस? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, विच रिफ्रैक्ट द लाइट। ठीक है, जैसे मिरर होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसमें लाइट की रिफ्रैक्शन होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज कौन से होते हैं? अ लेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय टेकिंग अ पोर्शन ऑफ ए स्फेयर। सपोज करो ये दो हमारे पास स्फेयर्स हैं, इन दोनों स्फेयर से हम कुछ पोर्शन लेके हम एक कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया। इस तरीके से अगर ये हमारे पास दो स्फेयर हैं तो हम इनसे कॉनकेव लेंस भी बना सकते हैं। तो देखें ये एक किस्म का कॉनकेव लेंस बन गया। सो स्फेरिकल लेंसेज के दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और एक को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉनकेव लेंस। कन्वर्जिंग इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मीन्स किसी एक पॉइंट पे कलेक्ट करता है। इट कन्वर्ज द लाइट। लाइट को अगर ये कन्वर्ज करेगा, सपोज करें ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इस पे पैरेलल रेज आएंगे तो ये सारे पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे लेंस की मदद से हम किसी पेपर को इग्नाइट भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है इट कन्वर्ज द लाइट कैन इग्नाइट अ पीस ऑफ पेपर। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, तो हम कहते हैं अ लेंस विच इज़ थिनर एट द एजेस। ये एजेस पे देखें थिन है और मिडिल पे देखें थिक है। जो लेंस मिडिल पे थिक होगा, एजेस पे थिन होगा, उसको कॉन्वेक्स लेंस यानी हम कहेंगे। दूसरा लेंस है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। अगर मैं ये एक शेप बना के दिखाऊं आपको, ये लाइट को जो पैरेलल रेज आएंगे ये इनको डाइवर्ज कर देगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं ये लाइट को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसका नाम रखा जाएगा डाइवर्जिंग लेंस, या हम इसको कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो ये आपको एजेस पे थिक नज़र आएगा और सेंटर पे या मिडिल पे आपको थिन नज़र आएगा। सो अ लेंस विच इज़ थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडिल इज़ नोन एज कॉनकेव लेंस और ये लाइट को डाइवर्ज करेगा। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे लेंस में जो यूज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू सिंटी टेस्ट में आता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो ये लेंस मैंने बनाया है, ये लेंस बना हुआ है। इस लेंस का जो जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, ये इसका जियोमेट्रिकल सेंटर है, ये इसका जियोमेट्रिकल सेंटर है। तो हम इस जियोमेट्रिकल सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। सो इट इज़ द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस। जैसे तस्वीर में दिखाया गया है कि ये जियोमेट्रिकल सेंटर है, तो हम इसको ऑप्टिकल सेंटर भी कह रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो एक्चुअली ये जो लेंस बना है ये हकीकत में दो स्फीयर को इकट्ठे करने से बना है। तो एक स्फीयर ये होगा, इस स्फीयर का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर का अपना एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, इस तरीके से इसका अपना एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। तो जब हम इस स्फीयर से कोई लेंस बनाते हैं तो बेसिकली इनके पास इन स्फीयर के अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं और हम इन ज्योमेट्रिकल सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? These are the centers of spheres. These are center of spheres where from a lens is formed. You know this lens is formed from two spheres. ठीक है, और उन स्फीयर के अपने अपने सेंटर्स होंगे, तो उन सेंटर्स को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिसके स्फीयर से हमने ये कर्व लिया था। तो ये
लेंस के पास हमेशा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक ये एक इस स्फीयर का होगा और इसी तरीके से ये इस स्फीयर का होगा जहाँ से हमने लेंस बनाए थे। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो ये दो क्या हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो वो लाइन जो वो स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो और ये इन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिला दे तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सो द स्ट्रेट लाइन विच passing through optical center and joins the center of curvatures is known as the principal axis। तो ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये जो है हम इसको कहते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर में से भी पास हो रही है और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिला रही है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज़ अ पॉइंट वेयर ऑल पैरेलल रेज कन्वर्ज आर अज्यूम टू बी कन्वर्ज। देखें, ये अगर एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होगा तो जब यहाँ पे पैरेलल रेज आएंगे तो ये पैरेलल रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे और जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होंगे उस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। यानी ये वाली जो पॉइंट है या ये वाली जो पॉइंट है हम इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब हम समझेंगे फोकल लेंथ। What is focal length? It is the distance between optical center and principal focus। ये आपका क्या था? प्रिंसिपल फोकस। ये आपका क्या था? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा हम इसको कहेंगे कि ये इस लेंस की फोकल लेंथ है। अगर आपके पास लेंस कॉन्वेक्स होगा तो उसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, अगर कॉनकेव होगा तो उसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है हम इसको कहते हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक बात याद रखिएगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। यानी एक लेंस की अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। सो डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, और ये पॉइंट भी लिखी गई है कि R इज इक्वल टू 2F। अब लास्ट में एक बात समझ लेते हैं, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, it is a straight line which is passing through principal focus। अगर आप इस लाइन को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है, तो हम इस लाइन को कहते हैं फोकल प्लेन। ये पास पेपर में आ भी चुका है। व्हाट इज फोकल प्लेन? दोबारा सुन लें, it is a straight line which is passing through principal focus and normal to the principal axis। तो आप ये नोट करें तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन का एक रूल होता है कि जब हम कोई भी इमेज ट्रेस आउट करते हैं तो हम 3 रेज लेते हैं। एक रे ऐसा हम लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, और एक रे हम ऐसा लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है, और एक रे हम ऐसा लेते हैं जो प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा। ठीक है, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा उसमें किसी भी किस्म की रिफ्रैक्शन नहीं आएगी, और जो रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा वो लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुआ उसमें क्या होगा, तो वो उसमें किसी भी किस्म की रिफ्रैक्शन नहीं आएगी। ये मैंने लिखा है,
ray which is parallel to PA means principal axis, after passing through लेंस से गुजरने के बाद it will pass through the principal focus। जैसे आप देख रहे हैं ये जो रे था वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, पर लेंस से जैसे ये गुजरा तो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो गया। इस तरीके से रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, OC मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा इसमें किसी भी किस्म की देखें रिफ्रैक्शन नहीं आ रही, वो सीधा जा रहा है, इट विल नॉट बी रिफ्रैक्टेड। उसके बाद है द रे विच इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, जो रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इट विल बी पैरेलल टू द PA मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। यानी आप कह सकते हैं 1 और 3 वाइस वर्सा है, ये अपना पैरेलल था तो प्रिंसिपल फोकस पे चला गया, ये प्रिंसिपल फोकस में था तो पैरेलल हो गया, बाकी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर में से जो पास होगा उसमें किसी भी किस्म की रिफ्रैक्शन नहीं आएगी। एक बात और, जो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास होता है वो आपको रियल इमेज भी दे सकता है, वो आपको वर्चुअल इमेज भी दे सकता है, पर जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम समझने लगे हैं कि व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन बी फोकस ऑन स्क्रीन, वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे फोकस कर सकें उसको कहते हैं रियल इमेज। जैसे ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर कौन सी इमेज बनाएगा? तो प्रोजेक्टर जो इमेज बनाएगा क्या हम इस स्क्रीन पे फोकस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम कहेंगे प्रोजेक्टर हमेशा रियल इमेज बनाएगा, रियल इमेज को हम फोकस कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज वो होती है, अच्छा रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्ट होती है। इन्वर्ट मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो इमेज आपकी ऐसे बनेगी। वर्चुअल इमेज क्या है? द इमेज which cannot be focus on screen, वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे फोकस ना कर सकें उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। और इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद थिन लेंस फार्मूला वर्ड फेमस है, आप सब जानते होंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप सुन लें। f इज द फोकल लेंथ होगी, अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, अगर कॉनकेव होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। उसके बाद q इमेज डिस्टेंस है, q इज द इमेज डिस्टेंस। अगर आपके पास रियल इमेज होगी तो q पॉजिटिव लेंगे, अगर आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी तो q आपका नेगेटिव आएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि इमेज रियल बनी है या वर्चुअल? आप q को देखेंगे, अगर q का वैल्यू पॉजिटिव आया तो यहाँ पे कंसंट्रेट करें, अगर q का वैल्यू पॉजिटिव आया तो वो रियल इमेज है, और q का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो वो वर्चुअल इमेज है। इसी तरह p से, p इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर p आपके पास अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो p आप लेंगे पॉजिटिव, अगर आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो p आप लेंगे नेगेटिव। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की हाइट में कितनी मर्तबा ज़्यादा बनी है या कितने मर्तबा कम बनी है। तो मैग्नीफिकेशन एम ये क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। जब मैं टेस्ट दे रहा था कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे इसका क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन पावर, ठीक है। बहरहाल आप भी देख लें। एम इज़ व्हाट? इट इज़ द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/HO, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -Q/P। Q मीन्स इमेज डिस्टेंस, P मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा याद रखिएगा बात, इफ़ HI इज़ लेस देन HO, यानी अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है तो आपका M लेस देन 1 होगा, और जब M लेस देन 1 होगा तो उस इमेज को हम कहेंगे डिमिनिश इमेज। डिमिनिश इमेज उसको कहते हैं जो छोटी होती है ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में। इफ़ HI इज़ ग्रेटर देन HO तो हम कहेंगे M विल बी ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज कॉल्ड इमेज विल बी मैग्नीफाइड, इमेज बड़ी होगी। इफ़ HI इज इक्वल टू HO, अगर इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल है, इस केस में m इक्वल टू 1 होगा और हम कहेंगे कि इमेज सेम साइज की बनेगी। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देखें। ये मैंने टेबल बनाई है, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। अब कब वो रियल इमेज बनाएगा, कब वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेट्स सी ऑन द टेबल। इस टेबल में मैंने कुछ कॉलम बनाए हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज पोजीशन, इमेज डिस्टेंस, नेचर, इमेज नेचर कि इमेज की नेचर क्या होगी। अब शुरुआत में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, अगर आप यहाँ पे फोकस करें, सपोज करें ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेंस है, ये f हो गया, ये 2f हो गया, इस तरीके से ये f हो गया, ये 2f हो गया। हमने शुरुआत में क्या किया है, शुरुआत में हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, यानी लेंस से बहुत दूरी पे रखा है। जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूरी पे रखेंगे ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। तो मैंने लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी p इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी, एट प्रिंसिपल फोकस, और इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होगा, q इज इक्वल टू f होगा, और इस इमेज की नेचर क्या होगी, रियल, इन्वर्ट एंड डिमिनिश होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इसको बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, अच्छा अगर हम इसको बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, यानी अगर हम इसको 2f से आगे रखेंगे, ये f है, ये 2f है, ये भी f होगा, ये 2f। अगर हम 2f से जस्ट थोड़ा सा आगे रखेंगे, तो जब हम 2f से आगे रखेंगे यानी p इज ग्रेटर देन 2f, तो इमेज आपकी बनेगी f और 2f के बीच में, यहाँ कहीं पे इसकी इमेज बनेगी। और इस केस में जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा वो f से बड़ा होगा पर 2f से छोटा होगा, और इस केस में जो इमेज की नेचर होगी रियल, इन्वर्ट और डिमिनिश होगी। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब एग्जैक्टली 2f पे रखेंगे, तो इमेज भी हमारी एग्जैक्टली 2f पे बनेगी। ठीक है, तो मैंने लिखा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस p इज इक्वल टू 2r। तो जब p इज इक्वल टू 2f, जब हम 2f पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी नहीं, प्रिंसिपल फोकस पे नहीं बनेगी बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, तो इसका मतलब है q भी 2f के बराबर होगा। देखें आपका q भी 2f है, p भी 2f है, इसका मतलब है मैग्निफिकेशन 1 होगी, मैग्निफिकेशन 1 होगी मतलब रियल, इमेज और सेम साइज। ठीक है, अब देखें जब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे, यानी अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल, यानी इनके बीच में जब रखेंगे, तो इनके बीच में जब रखेंगे तो हमारी इमेज जो है वो 2f से आगे बनेगी। यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी अब आपका p जो है वो f से ग्रेटर है पर 2f से कम है। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आपका q 2f से ज़्यादा होगा, और इमेज की नेचर होगी रियल, इनवर्ट और मैग्नीफाइड। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस रियल मैग्नीफाइड इमेज कब प्रोड्यूस करता है, तो जब हम कहाँ रखेंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं, सपोज करें आप चाह रहे हैं कि आपको रियल इमेज चाहिए डबल साइज की। अगर आपको रियल इमेज चाहिए डबल साइज की, इसका मतलब होगा तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, तो आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा p इज इक्वल टू 1.5f, p इज इक्वल टू 1.5f पे रखना पड़ेगा। जब आप 1.5f पे रखेंगे, सपोज करें अगर एक लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करो ताकि मुझे रियल इमेज मिले डबल साइज की, तो कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट आप, 1.5f पे। 1.5f मतलब 10, मतलब आप उसको रखेंगे 15 सेंटीमीटर पे।
जब आप 15 सेंटीमीटर से रखेंगे तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज इस केस में मिलेगी 3f में, और हम कहेंगे ये इमेज जो होगी रियल इनवर्ट डबल साइज़ की होगी। इस तरीके से आप कह रहे हैं नहीं डबल साइज़ की नहीं चाहिए, थ्राइस साइज़ की चाहिए। तो जब आपको थ्राइस साइज़ की चाहिए तो आप इसको रखेंगे 4/3f पर। इस केस में जो मैंने एग्जाम्पल दिया 4/3, तो आप कहेंगे 40/3 13.33। तो जब आप 13.33 पे रखेंगे तो आपका Q जो हो जाएगा वो 4f हो जाएगा, और इस केस में आपको इमेज मिलेगी रियल, इन्वर्ट और थ्राइस साइज। अब बहुत काम की बात है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के अंदर रखेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के अंदर रखेंगे तो अब काम की बात सुन लें। जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के अंदर यानी बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, अब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो अब क्या होगा, यानी जब आपका P लेस देन f होगा तो अब जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। एक बात मेरी याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमेशा मैग्नीफाइड होती है, पर कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, और वो वर्चुअल इमेज हमेशा डिमिनिश होती है, मतलब साइज में छोटी होती है। तो याद रखिएगा जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विद इन द प्रिंसिपल फोकस रखेंगे तो आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। पर जब आप ऑब्जेक्ट को P = 0.5f पे रखेंगे तो आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और डबल साइज। यानी अगर आपको डबल साइज की वर्चुअल इमेज चाहिए तो आप रखेंगे 0.5f पर अगर आपको डबल साइज की रियल इमेज चाहिए तो आप रखेंगे 1.5f पे। अब लास्ट में एक और पॉइंट आप इसमें टेबल में ऐड कर दें कि कॉन्वेक्स लेंस जो होगा कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज। और यहाँ से आप एक बात और भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज 4f। कम से कम जो डिस्टेंस होता है रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में वो 4f होता है। अगर आप इनको जमा करेंगे तो ये 4f हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको नोट करें, तो फिर हम इस पे कुछ MCQs करते हैं। आज अब हम कुछ MCQs हमने लिखे हैं जो पास पेपर में भी आए हैं और यकीनन आ भी सकते हैं, आपके एग्जाम में देख लेते हैं। द रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, तो आपको मैंने बताया था ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद एक है, ये आ चुका है आपकी टेस्ट में, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो मैंने बताया था r = 2f है, तो f = r/2a, 30 / 2 15, इसका बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद क्वेश्चन है द लाइन विच इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इज नोन एज, तो मैंने बताया था इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द रियल इमेज आर, रियल इमेज डिमिनिश भी हो सकती हैं, मैग्नीफाइड भी हो सकती हैं, पर ये हमेशा इन्वर्ट होती हैं, तो ऑलवेज इन्वर्ट। उसके बाद क्वेश्चन है फॉर मैग्नीफिकेशन पावर इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, नेचर ऑफ इमेज। अब देखें टेबल में मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो आपको इमेज मिलेगी रियल, इनवर्ड और मैग्नीफाइड, तो इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन है द कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो मैंने बताया था विद इन प्रिंसिपल फोकस, तो इसका या विद इन प्रिंसिपल फोकस तो सी ऑप्शन होगा। उसके बाद अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। देखें कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फार्मूला यूज़ करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनको यूज़ करते हैं। तो देखें एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो इमेज डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला जो आपने पढ़ा था, फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/30, इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये 30 यहाँ चला जाएगा, माइनस करेगा, एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 15 का टेबल 2 टाइम बहरहाल तो 1/30 रेसिप्रोकल करेंगे तो Q = 30। ठीक है, रिजल्ट आ गया, पर मसला ये इसमें टाइम ज़्यादा लगा। पर अगर आपको कॉमन सेंस है, देखें इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब है P = 2f है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। तो मैंने बताया था जब P = 2f होगा तो Q = भी 2f होगा। अब सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 × 15 30 सेंटीमीटर, तो बगैर फार्मूला यूज़ करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो इसका 30 होगा। मैंने दोनों तरीक़ों से बताएं, अब आपकी मर्ज़ी है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ट्वाइस साइज रियल इमेज। अब कुछ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, कुछ स्टूडेंट मेरी पॉइंट्स जो मैंने दी है, तो मैंने बताया था जब P = 1.5 f पे रखेंगे तो आपको रियल इमेज डबल साइज़ की मिलेगी। तो आप ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू रखें, फोकल लेंथ कितनी है 30, 0 डेसिमल से कैंसिल 45 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट ट्वाइस साइड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मीन्स वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती हैं। तो मैंने बताया था P = 0.5 f पे रखें, तो 0.5 और f का वैल्यू कितना है 20, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बगैर सॉल्यूशन के आप बता सकते हैं। अब आ जाएं, अब ये था MCQs का पोर्शन, अब हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। देखें हमारे जो लेंसेज होते हैं उस लेंसेज में डिफेक्ट आते हैं। हमारे लेंस में देखा गया है मोस्टली 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक को कहते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन देखो क्यों होता है, तो हमारा जो लेंस है वो स्फेरिकल इन नेचर है और ये हकीकत है कि जो रे एजिस से पास होता है और जो नियर द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर में से रे पास होगा उसमें डेविएशन नहीं आएगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा। जो एजिस पे रे आएगा वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा, जो नियर द ऑप्टिकल सेंटर आएगा वो थोड़ा सा कम रिफ्रैक्ट होगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये सारे जो रेज हैं वो सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो पाएंगे और इस वजह से हमें इमेज ब्लर्ड नज़र आएगी। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। अंग्रेजी में मैंने क्या लिखा है, दिस इज इनएबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज ऑल पैरेलल रेज एज अ सिंगल पॉइंट। यानी ये जो लेंस है वो इन सारे रेज को सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर सक रहा, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसका शेप स्फेरिकल है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उसमें एक अपर्चर देते हैं। अपर्चर समझें एक किस्म का शटर होता है, वो क्या करता है, वो यहाँ से शट कर देता है और यहाँ से भी शट कर देता है, सिर्फ उन रेज को पास करने देता है जो नियर द ऑप्टिकल सेंटर पास होते हैं। तो ये सारे के सारे रेज फिर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे और हमारा ये जो एब्रिएशन है ख़त्म हो जाएगा। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द अपर्चर इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद क्रोमेटिक एब्रिएशन। अब एक दूसरा भी हमारे साथ इशू है
क्रोमेटिक कहते हैं जब हमारे पास वाइट लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो वाइट लाइट में डिस्पर्शन होता है, टूट जाती है। अब समझें ये वाइट लाइट थी और ये टूट गई, तो इससे एक कलर होगा अपना ब्लू और दूसरा कलर होगा रेड। आपको पता है ब्लू जो है वो ज़्यादा डेविएट होता है और रेड जो है वो कम डेविएट होता है। तो ब्लू यहाँ पे कन्वर्ज होगा, रेड यहाँ पे कन्वर्ज होगा, तो सिंगल पॉइंट पे सारे कलर्स जो हैं वो कन्वर्ज नहीं होंगे, इसीलिए दोबारा हमें इमेज ब्लर्ड नज़र आएगी और इस एब्रिएशन को हम कहेंगे क्रोमेटिक एब्रिएशन। दिस इज इनएबिलिटी ऑफ लेंस टू फोकस वेरियस वेवलेंथ। वेरियस वेवलेंथ मीन्स कलर्स, क्योंकि हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है एट अ सिंगल पॉइंट। यानी ये रेड को ये है ब्लू, ये है रेड, ये रेड और ब्लू को एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, तो इस एब्रिएशन की वजह से हमें इमेज ब्लर्ड नजर आएगी। इस डिफेक्ट को कहते हैं क्रोमेटिक। अब क्रोमेटिक एब्रिएशन को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। हम कॉम्बिनेशन कैसे, इस साइड पे सपोज करो हमने डाइवर्जिंग लगा दिया और इस साइड पे देखो हमने कन्वर्जिंग लगा दिया, तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सो दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, यानी आपको फोकल लेंथ जितनी भी मिलेगी आप उसका रेसिप्रोकल। पर एक बात का ख्याल रखिएगा, फोकल लेंथ यूजुअली सेंटीमीटर्स में दी जाती है, तो जब आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाए तो आप क्या करेंगे 100, ये 100 मैंने ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहा हूं। तो आप क्या करेंगे 100 लिख के जितनी भी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी जाएगी आप उसको कन्वर्ट मीटर में नहीं करेंगे, क्योंकि उसका हिसाब किताब हमने ऊपर कर दिया है। आप उसकी फोकल लेंथ को डिवाइड कर दें। मसलन अगर एक लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसका पावर तो मैं क्या करूंगा 100 डिवाइडेड बाई 10 मैं कहूंगा 10 डायोप्टर्स। इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर्स। तो डायोप्टर्स इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कभी कभी क्या करते हैं हम दो लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं, हम समझते हैं इनके बीच में सेपरेशन 0। एक बात मेरी याद रखें, यहाँ पे याद आ गई है, एक हमारे पास लेंस है, अगर हम इस लेंस को एक्सिस से कट कर रहे हैं, अगर हम किसी लेंसेज को एक्सिस से कट करेंगे, वर्टिकल एक्सिस से कट करेंगे, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, यानी इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो इसकी न्यू फोकल लेंथ जो होगी वो बराबर हो जाएगी n इंटू एफ। अगर हम इसको दो हिस्सों में काटेंगे और अगर इसकी फोकल लेंथ 10 थी तो अब ये 20 हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इसको हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, सो बहरहाल अगर हम दो लेंसेज को कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला होगा 1/f1 प्लस 1/f2। मसलन अगर मेरे पास दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैंने इनको कंबाइन कर दिया है, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो मैं इस फार्मूले से फाइंड कर सकता हूँ। अगर इक्वल होंगे, इसकी भी फोकल लेंथ 10 है, इसकी भी 10 है, तो फिर फार्मूला होगा f डिवाइडेड बाय n। अगर मेरे पास 10 सेंटीमीटर के दो हैं तो मैं लिखूंगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। व्हाट अबाउट पावर, तो पावर इनका ऐड होगा। ठीक है, अगर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका पावर 10 डायोप्टर्स होगा, इसका पावर भी 10 डायोप्टर्स होगा, फिर मैं दोनों का पावर जोड़ दूंगा, 10 प्लस 10 मीन्स क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये फार्मूले आप अपने पास रखें। अब हम कुछ आगे चलते हैं।